गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को हम पढ़ाए थे चार्ज के विषय में। इस बीच में रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है, अभी भी कह रहे नहीं हो पाएगा भी, क्योंकि थोड़ा सा हम परेशान हैं, तो तबीयत खराब चल रहा है, गला में खराश आ चुका है, जिस वजह से हम कंटिन्यूस क्लास आप लोग का नहीं ले पा रहे थे। बहुत बच्चे का फ़ोन आ रहा था कि सर क्लास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा वक्त लगेगा सुधरने में तबीयत को, फिर तब कंटिन्यूस क्लास होगा। आज हमने सोचे कि थोड़ा बहुत आप लोग को बता दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लास होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से हम आज क्लास लेने के स्थिति में थोड़ा बहुत आए हैं, तो सोचे क्लास ले लिया जाए ताकि आप लोग को कोई ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं हो। देखिए, हम पिछले क्लास में चार्ज के विषय में पढ़ाए थे। आप जानते हो चार्ज के विषय में कि चार्ज है क्या। हमने बोले थे ये किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो उसमें वह न्यूट्रल होता है जनरली। तो न्यूट्रल का मतलब हो गया कि उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर मात्रा सेम होता है तो हम कहते हैं बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो चार्ज का बहुत तरीका का डिफिनेशन है। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज एन इंट्रेंसिक, इट इज एन इंट्रेंसिक। देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कह सकते हो, विच प्रोड्यूस ड्यू टू द transfer due to the transfer of the electron transfer of the electron from one body to another body। अगर ये एक इंट्रेंसिक का मतलब होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंट्रेंसिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने लिखे इट इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज के विषय में पिछले दिन ही पढ़ाए थे, ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। चार्ज जो है वह कौन सा क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी, तो लिख दीजिएगा चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट अवे अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है और एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ESIU, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। याद ये रखिएगा, ये बोर्ड में पूछा जाता है कि 1 ESU का मतलब क्या होता है। तो सिंपल याद रखिएगा, 1 ESU का मतलब होता है, 1 ESU का मतलब 1 ESU का मीनिंग 3 गुने 10⁹ या 1 कूलम बराबर 1 ESU बराबर इतना कूलम। यहाँ मिस्टेक हो सकता है, 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 इंटू इतना ESU। अब देखिए, जैसे हमने बताए थे चार्ज और मास में एक रिलेशन के विषय में, याद होगा आप लोग को कि बताए थे आप लोग को कि चार्ज और मास में एक रिलेशन है। जैसे चार्ज एट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन मास सिर्फ एट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। अब जैसे सिंपली समझिए, अगर कोई मास ऑफ बॉडी है m, तो m का वैल्यू होता है m0 बाय √1 माइनस v² बाय c², v² बाय c², m बराबर m0 बाय √1 माइनस v² बाय c²। m0 को m0 को ही हम लोग कहते हैं बाबू रेस्ट मास, और m को कहते हैं मास ऑफ बॉडी, मास जो है वो डिपेंड करता है, मास डिपेंड अपॉन स्पीड। तो जैसे यहां पे हमने लिखे हैं कि 1 कूलम का वैल्यू 3 गुने 10⁹ ESU होता है, और m बराबर m0 √1 माइनस v² बाय c² होता है, जहां पे m0 को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं और m को कहते हैं मास ऑफ बॉडी। मास जो है बॉडी का डिपेंड करता है स्पीड पे, कि स्पीड का क्या वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है, तो उसका रेस्ट मास हमेशा 0 हो जाता है। अब देखिए, इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। जैसे सिंपली समझिएगा कि बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी दे दिया जाए, ए और बी 2 बॉडी है, तो वहां पे कैसे क्या हम लोग कैसे स्टडी करते हैं इस सब के विषय में। देखिए ध्यान से, ये ए एक बॉडी है, ए एक बॉडी है, बी भी एक बॉडी है। अब देखिए, अभी ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन भी 5 है। इसमें भी प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन अभी भी 5 है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अब यहां से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करके आया। जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ए से बी गया है, तो निश्चित है जहां से जाता है उस पे कौन सा चार्ज अपीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे जाता है वहां पे कौन सा चार्ज अपीयर होता है, निगेटिव चार्ज। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ मास होता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ए से बी के तरफ जाएगा, तो ए का निश्चित मास रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, और बी का मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये 12th के बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर कोई बॉडी
से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस बॉडी के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपली याद रखिएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस बॉडी का मास डिक्रीज करेगा। जैसे ए से बी के तरफ जा रहा है चार्ज, तो ए का मास कम होगा और बी का मास बढ़ेगा, लेकिन ए पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और बी पे कौन सा चार्ज बढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कोई पूछ देगा कितना चार्ज होगा, तो +2 कूलम, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, -2 कूलम। तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो याद ये रखना है कि जहां पे चार्ज जाते हैं वहां का मास बढ़ जाता है और जहां से निकलता है वहां का मास क्या हो जाता है, घट जाता है। अब सुनिए, जैसे अब इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल थॉट है कि हम लोग कैसे चार्ज कहते हैं रब करने से। जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है वो ड्यू टू रबिंग की वजह से, जब रब किया जाता है तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं, ग्लास रॉड है उसको रब करते हैं किससे बाबू, तो सिल्क क्लॉथ से। ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे ही हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड है और रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से हम लोग रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहां से निकला तो इस पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहां पे जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीका से इबोनेट रड की बात करते हैं। इबोनेट रॉड को अगर हम लोग फर से रब करते हैं, फ्यूआर, जिसको रुई कहते हैं, फर का मतलब रुई होता है। तो देखिए जैसे ही हम लोग इबोनेट रड को रब करेंगे किससे, फर से, फर का मतलब रुई होता है। रुई जो हम लोग मान लीजिए पिलो तकिया उकिया में यूज करते हैं उसी को रुई कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि यहाँ से इबोनेट रड पे इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा इबोनेट रड पे, निगेटिव, लेकिन फर पे कौन सा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव। तो सिंपली याद रखिएगा कि चार्ज का ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है, चार्ज का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब हम लोग रब करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तभी ऐसा हो सकता है, वरना यह संभव नहीं है। तो सिंपली याद रखिएगा, जब चार्ज ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो जहां पे चार्ज जाता है वहां पे हमेशा मास इंक्रीज करेगा और जहां से निकलेगा वहां का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं तो हमेशा क्या करता है, रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर नेचर का चार्ज होते हैं तो हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के विषय में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो देखिए बाबू आप जानते हो पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं, क्योंकि ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज कभी डिस्ट्रॉय होता है, ना तो चार्ज को कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज का सिर्फ कन्वर्सन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद यही रखना है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज can neither be created nor be destroyed, but can only
ओनली बी ट्रांसफर, ओनली बी ट्रांसफर। चार्ज का सिर्फ क्या हो सकता है बाबू, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे देखिए ए और बी दो बॉडी है और प्रोडक्ट में सी और डी निकलता है। इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट हो गया, वह प्रोडक्ट हो गया। तो अगर चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब है चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी बराबर क्या होगा, चार्ज ऑफ सी प्लस चार्ज ऑफ डी। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का चार्ज तभी कंजर्व माना जाएगा जब रिएक्टेंट के चार्ज का सम बराबर प्रोडक्ट का चार्ज का सम हो। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज सेम रहेगा तो आप कहिएगा कि सिस्टम का चार्ज क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा। कोई भी बॉडी का चार्ज तभी कंजर्व होते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज क्या हो जाता है, सेम। तभी हम मानते हैं कि बॉडी का चार्ज क्या है, कंजर्व है। आप सिंपली इस चीज को याद रखिएगा, चार्ज न तो क्रिएट किया जाता है, न ही इसको बनाया जाता है। न तो क्रिएट कर सकते हैं, न बना सकते हैं, न इसको बर्बाद कर सकते हैं। ये सिर्फ रूपांतरण होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसीलिए हमने लिखे हैं चार्ज ऑफ रिएक्टेंट बराबर चार्ज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के विषय में, द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज of an isolated system the total charge of an isolated system is constant. The total charge of an isolated system is constant। तो सिंपली याद रखिएगा। देखिए अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हुआ है अभी तक, जिस वजह से हमने थोड़ा थोड़ा ही क्लास लेने का कोशिश की है। बहुत बच्चे का टेलीफोन आ रहा है मोबाइल पे कि सर क्लास नहीं हो रहा है। मेरे पास तो सभी मोबाइल नहीं है, तो ये मैसेज देने के लिए भी थोड़ा सा आप लोग को क्लास लिए हैं आज कि देखिए हो सकता है बाबू एक आध क्लास अभी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि पूर्ण रूपेण तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, गला में खराश आ चुका है। आप जान ही रहे हैं कि अभी का क्या सीजन चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी कोर्सेस हैं वह मेरे हाथ में है, उसको ख़त्म करना मेरा फर्ज है और अच्छा से ख़त्म करेंगे। ऊपर वाले की कृपा से अगर 2-3 महीना भी क्लास ऑफलाइन हो जाएगा तो निश्चित हम अच्छे से आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी क्लास चलेगा। कोई भी थोड़ा सा घबराइए नहीं। अभी हम भी थोड़ा सा तबीयत के वजह से अच्छे से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग अभी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये हर जगह बीमारी फैल चुका है, चाहे वह शहर हो या गांव हो या कस्बा हो, हर जगह फैलने लगा है। इसलिए खुद को सेफ रखना ज़रूरी है। हम आप लोग से यही विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छा से रहिए, ज़्यादा प्रेशर न लीजिए। हम लोग हैं, हम भी यूथ टीचर हैं, टेंशन ना लीजिए, ईजिली कोर्स ख़त्म होगा। किसी भी जगह पे किसी को डाउट नहीं होगा, चाहे वह टारगेट का बच्चा हो या फाउंडेशन का हो। टारगेट में भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को नहीं पढ़ाया था, इसलिए वहाँ वो लोग भी पढ़ेंगे। और जो 12th में जाने वाले हैं, 11th का कुछ पोर्शन को हमने नहीं पढ़ाया है, उसको भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, पहले हम अपने आप को क्योर हो जाए, पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाए, उसके बाद आप लोग का क्लास कंटिन्यूस चलेगा। 11th का भी चलेगा और 12th का भी चलेगा, क्योंकि टारगेट बैच में भी हमने 11th नहीं पढ़ाए थे, तो वो लोग को भी 11th का भी क्लास चालू हो जाएगा और टारगेट का भी चलते रहेगा बाबू, यानी 12th पोर्शन का। इसलिए आज थोड़ा कम ही पढ़ाएं, थोड़ा दिक्कत हमें भी पढ़ाने में हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, परेशानी बढ़ा हुआ है, गला में खराश आ चुका है। तो
फोन मत करिएगा बाबू, कोई भी घबराइएगा नहीं, चाहे वह फाउंडेशन के बच्चे हो या टारगेट का, सबका क्लास हम कंटिन्यूस लेंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा तबीयत को हम अच्छा से ठीक कर दें, उसके बाद ही क्लास लेंगे। देखते हैं, अगर कल थोड़ा सा सुधार होता है इससे ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा देर क्लास लेंगे, नहीं हुआ तो कल क्लास नहीं भी ले सकते हैं, इसलिए कोई घबराइएगा नहीं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ा करके आप लोग को क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है बाबू।